चलिए तो बताइएगा, इस फंक्शन का डोमेन बताना है। अब ये क्वेश्चन पक्का दिक्कत कर रहा होगा। हाँ, x बिलोंग्स टू -4 से 4 और उसमें से हटा देंगे -5 0 और 5। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो बेटा, आप बच्चों को बताना चाहते हैं ये फंक्शन हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 12। और एक क्वेश्चन हम फिर से लेंगे जो हमने कल एक डिस्कस किया था, उसको जरा दोबारा से लेना चाहेंगे। लास्ट में है वो क्वेश्चन, बुक देना जरा। नहीं वो बुक दे दो हमें बेटा, हर्ष बुक दे दो। तो बताइए क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। देखो इधर बेटा सुन लीजिएगा, ये वो बुक यही है, देख सेम है ना। देखिए आप बच्चों को बता दें, रिलैक्स होकर समझिएगा, सुन लीजिए। इसमें क्या है, 16 - x² अपॉन sin x, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इस फंक्शन की डोमेन बतानी। क्या बतानी बेटा? डोमेन बतानी। तो सबसे पहले ध्यान रखना, डिनोमिनेटर सबसे पहले तो भाई रूट के अंदर वाला जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस, और ये माइनस का 16, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, x + 4 इंटू x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, x² इंटू -4 का स्क्वायर, -4 पर 0 4 पर 0 कैसे होगा बेटा? प्लस माइनस प्लस कैसा लाना है? नेगेटिव। तो x बिलोंग्स टू -4 से 4, ये आपका क्लोज ब्रैकेट आंसर होगा। दूसरा sin x जब 0 होगा अनडिफाइंड होगा। बहुत लोगों को लग रहा है 0 0 पर 0। बेटा ध्यान रखना, x की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जिनमें sin x 0 होता है। बस याद रखना, x इज नॉट इक्वल टू n पाई। n कोई इंटीजर होता है। वास्तव में जो sin x 0 होता है, तुम क्या सोचते हो sin 0 पे 0 होता है? n1 रखो, sin पाई पे भी 0 होता है, sin 2 पाई पे भी 0 होता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें sin 2 पाई तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है, sin 3 पाई ये भी 0 होगा। तो x की बहुत सारी 2 पाई पे भी 0 होगा, 3 पाई पे भी 0 होगा, 4 पाई पे भी 0 होगा। लेकिन हमें इनफाइनाइट हैं, इनफाइनाइट x हैं जिन पर sin x हमारा क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऐसा प्रश्न आने से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप परेशान ना हो, मैंने आपको बता दिया। वास्तव में जो sin x का ग्राफ है ये कुछ इस प्रकार से बनता है। तो जब इस तरीके से बनता है तो ये 0 पे 0 हो रहा है, और ये पाई पर 0 हो रहा है, 2 पाई पर 0 हो रहा है। बहुत सारे ऐसे x की वैल्यूज़ हैं जिन पर उसकी वैल्यू 0 हो रही है। sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई, sin 5 पाई, इन सब पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अनडिफाइंड हो जाएगा। सबसे पहले जो लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये लेस देन इक्वल टू 0, x + 4 x - 4, और ये कितना होगा? -4 से 4, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, यानी x क्या नहीं हो सकता है? अब देखो पाई जो होता है वो 3.14, और 2 पाई क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 कम 2 2 3 6, तो ये 4 से बड़ा हो गया है। हमें ये देखना है कौन कौन से x हैं जो इसके अंदर पड़ रहे हैं। एक 0 पड़ रहा है, -पाई पड़ रहा है, और पाई पड़ रहा है। 0 पे 0 होगा, पाई मतलब 3.14, वो इनके बीच में ही पड़ रहा है, -3.4 वो भी इनके बीच में। अगला 2 पाई पर भी 0 होगा, sin x अनडिफाइंड होगा, लेकिन जो 2 पाई है उसकी वैल्यू 6, तो वो इसके अंदर ही नहीं है, तो हटाने की जरूरत नहीं। यानी ये वो 3 नंबर्स हैं जिनको इसके अंदर से हटाना होगा। तो ये क्या होगा? इसको हटा दिया, -पाई 0 पाई। इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू -4 से -पाई यूनियन
माइनस पाई से 0 यूनियन 0 से पाई यूनियन पाई से आपका 4 क्लोज ब्रैकेट। ये हो गया बेटा, ऐसे करना है। अब आया समझ में? इसी तरीके से ध्यान रखना कॉट एक्स कहाँ पर अनडिफाइंड होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। जिन पॉइंट्स पर साइन एक्स 0 होता है, यानी कॉट एक्स अनडिफाइंड, जानते हो कहाँ पर होता है? केवल कॉट एक्स की बात कर रहे हैं, एन पाई पर। जैसे अगर इस क्वेश्चन में ये कर दें प्लस का कॉट एक्स, तो ये कॉट एक्स जो अनडिफाइंड होता है वो किन वैल्यूज़ पर होता है मालूम है? एन पाई वैल्यूज़ पर, क्योंकि साइन जिस पर 0 होगा उस पर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए अगर कॉट एक्स की बात करें तो भी यही होगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। और बेटा एन पाई का मतलब है 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, लेकिन वो वैल्यूज इसके अंदर जो पढ़ रही हैं उनको, जो नहीं है उसके अंदर उसको कोई फायदा नहीं हटाने से, जो इसके अंदर पढ़ रहा है उन्हीं वैल्यूज को आपको हटाना होगा। तो इस तरीके से। अच्छा बताइए 10x कहाँ पर अनडिफाइंड होता है मालूम है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स जिन वैल्यूज पे 0 होता होगा उन वैल्यूज पर 10x हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। और क्या मालूम है, जैसे n पाई पर 0 होता है, कौन? n पाई पर मतलब साइन एक्स 0 होता है, या कह सकते हो कॉट एक्स उन वैल्यूज पर 0 अनडिफाइंड होता है। जानते हो 10x किन वैल्यूज पर अनडिफाइंड होता है? जिन वैल्यूज पर कॉस एक्स 0। अच्छा यहां पर अगर साइन एक्स ऐड हो तो कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स बेटा ऑलवेज डिफाइंड होता है। वो साइन इनवर्स एक्स के लिए बोलते हैं कि जो उसके अंदर लिखा है वो -1 से 1 होना चाहिए। बेटा ध्यान रखना, साइन एक्स ऑलवेज डिफाइंड होता है, हर एक्स की वैल्यूज के लिए साइन एक्स का जो है डिफाइंड होगा, कॉस एक्स डिफाइंड होगा। तो यहां पर 10x कहां पर डिफाइंड होगा, कहां पर अनडिफाइंड होगा? जिन वैल्यू पर कॉस एक्स 0 होगा उन वैल्यूज पर क्या होगा? 10x क्या होगा बेटा? अनडिफाइंड होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो एक बात ध्यान रखनी है, 10x को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स मालूम है 0 कब होता है? कॉस एक्स 0 कब होता है? एक्स किन वैल्यूज पर? π/2, लेकिन उससे पहले कौन सा नंबर होना चाहिए? ऑड नंबर। क्या होना चाहिए? ऑड नंबर पर क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। कौन? 10x। मतलब ये सब नॉलेज होनी चाहिए बेसिक। मतलब 10x साइन एक्स क्या है? साइन एक्स कब अनडिफाइंड होता है? कभी नहीं। साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन एक्स किन वैल्यूज पर डिफाइंड होता है? हर वैल्यूज पर। साइन इनवर्स एक्स हर वैल्यू पर डिफाइंड नहीं होता, -1 से 1। वैसे 10x क्या हर वैल्यूज पर डिफाइंड होता है? नहीं। तुम खुद ही देखो 10π/2 क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के डिफाइंड है? डिफाइंड मतलब कोई ऐसी वैल्यू आए जिसको हम किसी को बता सके, एक फिक्स वैल्यू, डिफाइंड, परिभाषित। तो 10x आपका 10π/2 0। एंड बेटा देखो आपको एक चीज बता दें, कॉस एक्स जो होता है, कॉस एक्स की बात कर रहे हैं, कॉस एक्स बेटा 0 जो होता है वो जानते हो किस किस वैल्यू पर होगा? अगर कॉस π/2 का होगा तो 0 होगा। कॉस π/2 में कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू 0 होगी। कॉस ये π/2 लिखा है और उससे पहले कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई करोगे 0। कॉस ये होगा 21π/2, ये भी क्या होगा? 0। कॉस 55π/2 ये भी क्या होगा बेटा? 0। तो कोई भी π/2 से पहले ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू 0 होगी। ये याद रखना, ऑड नंबर π/2। इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन दे देते हैं, इसको जरा सॉल्व करें। इसको जरा सॉल्व करना है। 9 - x² प्लस का 10x, इसकी डोमेन बतानी है। बेटा डोमेन का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी इसके क्वेश्चन समाप्त तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ अगर हम आपसे पूछ रहे हैं तो आपको उनको सॉल्व करना आना चाहिए। जल्दी से सॉल्व करें। तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा और ये कितना होगा? x² और माइनस का 9 < 0। x + 3 × x - 3 < 0। भाई आपको मालूम है a² माने b², माने 3 पर 0, 3 पर 0, -3 को पहले लिखा फिर 3 को लिखा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसे होगा? क्या लाना है? निगेटिव लाना। तो x क्या होगा? -3 से 3।
और यहां पर x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो 0 रखा करो n, तो 0 रखोगे तो क्या होगा, पाई बाई 2 कितना होता है मालूम है, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, 2 एकम 2, 1.57, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, ये हो गया ना। तो इसका मतलब एक तो अगर आप -1 रखोगे, अगर -1 रखोगे तो पाई बाई 2 आएगा, वो भी ठीक है, वो भी इसी के तो अंदर पड़ेगा। जो जो इसके अंदर पढ़ना उनको हटा दो, बाकी तो बहुत सारी वैल्यूज पर अनडिपेंडेंट, लेकिन हमें ये देखना कौन सी कितने तक इसकी वैल्यू अंदर पड़ेगी। अब जैसे देखो आप 1 रख रहे हो तो 3 पाई बाई 2 जो कि बहुत बाहर चला गया, उसके 5 पाई बाई 2 और बाहर चला जाएगा। मतलब इसके अंदर देखना है हमें कितनी वैल्यूज पड़ रही, तो एक पाई बाई 2 है, -1.57, अगली क्या होगी पाई बाई 2, फिर इसके बाद होता है 3 पाई बाई 2 पर होता है अनडिफाइंड, और इधर नेगेटिव में -3 पाई बाई 2 पर। तो आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या होगा, -पाई बाई 2 और पाई बाई 2, बाकी तो आप देख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सर बाद में लिखते हैं कि n बिलोंग टू -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो m बिलोंग्स टू, जैसे सर इसमें हमने पूरा लिख दिया, मतलब माइनस करा दे 2n प्लस पाई बाई 2, उसके बाद लिख दें अगर n बिलोंग टू सर -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तब भी वो गलत हो जाएगा। क्या मतलब n बिलोंग्स टू, यस सर। n कहाँ से हो नहीं जाएगा, सर, ये जो हमने ये माइनस आपने कराया -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, उसमें मैंने वो लिखा है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, उसमें फिर बाद में लिख दें सर। नहीं भैया वो क्यों लिखोगे, ये तो बेटा हमें डोमेन का मतलब सबसे पहले हमें दोनों को डिफाइंड करना है। देखो सबसे पहले आपको मालूम है -3 से 3 तक की ये डिफाइंड हो पाएगा, इनके बीच में कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर ये अनडिफाइंड हो रहा है, इसके बाहर नहीं लेना है आपको। तो ये जो 3 पाई बाई 2 है -3 पाई बाई 2 इसके बाहर जा रहे हैं, आपको इसके अंदर देखना है कहां कहां पर अनडिफाइंड है। ये अनडिफाइंड है, ये हर वैल्यूज पर अनडिफाइंड है, जिन वैल्यू, लेकिन यार जब ये डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा उन वैल्यूज पर, तुम 3 पाई बाई 2 लोगे, ये डिफाइंड अनडिफाइंड हो रहा, तो ये भी तो, ये तो मतलब मेरा कहने का मतलब दोनों ही अनडिफाइंड नहीं हो रहे, हमें वो वैल्यूज लेनी है। आप कह रहे ना 2n प्लस 1 बाई, वो तुम्हारी ठीक है, वो सही है आपका आंसर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, लेकिन वो वैल्यूज हैं जिस पर वो अनडिफाइंड है। हमें इन फंक्शन में वो वैल्यूज बतानी जिस पे डिफाइंड रहेगा। आई बात समझ में, तो हम तो वो वैल्यूज -3 से 3 तक डिफाइंड है। अब ये देखना है ये इन वैल्यूज के अंदर कहां पर डिफाइंड है, तो इन दो वैल्यूज पर अनडिफाइंड है, बाकी तो उसको हटा दीजिए। बाकी 3 पाई बाई 2 वो तो लेनी ही नहीं, उन पर अनडिफाइंड है ना, समझ रहे हो बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये हो गया। अगर ये क्वेश्चन दिया होगा ना 10x इज इक्वल टू 0, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में बताया जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के एक सॉल्यूशन नहीं बल्कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आप n इंटीजर रखते जाओ, 0 रखो, -1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, -4 रखो, बहुत सारी जितनी भी n की वैल्यूज रखते जाओ। n इंटीजर का मतलब कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखिए, जो x की वैल्यूज आएगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आपको बेटा कभी भी बेटा हर्ष ऐसा दिया होगा जो आ रहा है जिन वैल्यू, अब इसके अंदर देखो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसमें हम n की वैल्यू रहे वो इसके अंदर रहें, जो पढ़ रही हैं उनको हटा दीजिए। बाकी सर उसके बाद वाली वैल्यू पता है अनडिफाइंड, उनको तो लेना ही नहीं है, हमें केवल इनके अंदर लेना है कि ये डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और वो क्वेश्चन जरा देखेंगे जो हमने ये क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस किया था, उसको फिर से डिस्कस करना चाहेंगे हम। उसमें ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन क्या था, ये था ना क्वेश्चन, जे मीन का क्वेश्चन था जिसमें आपको जे मीन 2019, फिर से देखिए जरा इस क्वेश्चन को जो लास्ट में पिछले टर्म में डिस्कस किया था 2019। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ए फंक्शन
फंक्शन है f फ्रॉम 0 to infinity, 0 to infinity be defined by, क्या कह रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी और डिफाइंड बाई, और इसमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का मॉड, देन एफ इज, पहला ऑप्शन में कह रहा है एफ इज, क्वेश्चन में कह रहा है इंजेक्टिव ओनली, केवल इंजेक्टिव का मतलब है 1 1 है, बोथ इंजेक्टिव as well as surjective. It is surjective. बताइए, एक बार आप सोचिए इस क्वेश्चन को। हमने क्लोज कर दिया था लेकिन वो ओपन दिया। अब देखो, जो सवाल जब रॉन्ग दिया है तो हमें उसका जवाब क्या होगा, देखिएगा यहां पर सबसे पहले ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कौन नहीं क्या कह, अच्छा ठीक, देखिए इधर सबसे पहले मैंने क्या कहा, यहां पर ओपन कर लीजिएगा। तो देखो इधर सॉल्यूशन फिर से देखेंगे आप लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एलसीएम लोगे एक्स माइनस 1, बुक में अलग ढंग से दिया, हम अलग ढंग से बता रहे हैं, उससे मतलब नहीं। मॉड ए बाई बी को आप लिख सकते हो ऊपर वाले का मॉडुलस नीचे वाले का मॉडुलस, तो मॉड एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स, एफ एक्स हो गया बेटा। तो ये कहाँ पर जीरो होगा, 0 पर 0, ये कहाँ पर जीरो होगा, 1 पर, तो ये क्या है मॉड एक्स की वैल्यू कहाँ पे जीरो होगी, और मॉड एक्स माइनस 1 पर 0 होगा। अब क्या होगा बताओ, ये कहाँ पर 0 है, 0 पे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा 0 के आगे ही जाना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी दी हुई है। तो कितना होगा बताओ, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, x 0 से इन्फानाइट, क्लोज ब्रैकेट नहीं है ना, 0 ग्रेटर देन 0 लिखा है बस। तो जब हम 0 के आगे जाएंगे, 0 से 1 के बीच में, सॉरी 0 से 1 के बीच में जाएंगे तो क्या होगा बताओ, एफ एक्स क्या होगा, दोनों इसके क्या होंगे राइट में, तो ऐसे लिखे, और इसके क्या होंगे लेफ्ट में, तो मॉड हटा के माइनस में, माइनस एक्स प्लस 1। 0 से इन्फिनिटी कैसे जाएंगे, दूसरी बाउंड्री नहीं पड़ रही, ये कहाँ लगी इक्वलिटी, 0 के आगे जाना, उस पर नहीं लगी तो हम कैसे लगा दे, एक्स 0 नहीं ली। तो यहाँ पर कितना होगा, -1 प्लस 1 अपॉन एक्स, जब माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, इसका 0 होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, विच इज ऑलवेज मतलब कुछ भी रख दो, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलो केस सेकेंड, अब हम जाएंगे 0 से 1 से आगे, अगर 1 से आगे जाएंगे तो क्या होगा बताओ, 1 से आगे जाएंगे तो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, दोनों बाउंड्री के किधर रहेंगे, राइट में, तो दोनों का मॉड हटा कैसे लिख दिया, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, डिफ्रेंशिएट करो कितना होगा, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या होगा ऑलवेज
पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा बताओ। और ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में। फाइनली ये मुझे बताइए 0 से जब आप इनफाइनाइट तक जा रहे हो, एफ डैश का साइन याद कीजिए, मैंने बताया था चेंज नहीं होना चाहिए। बताएं क्या हुआ, इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव साइन है, तो इसमें पक्का ग्राफ नीचे गया होगा, और ये जब तक गया होगा 1 तक, उसके बाद 1 के बाद उठ गया होगा, ऐसे मतलब कुछ इस तरीके से। और कोई भी लाइन एक्स के पैरेलल डालोगे, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो 1 कहां से हो जाएगा। पहली बात, एफ डैश एक्स का साइन उस डोमेन के इंटरवल में जो दिया हुआ है उसमें उसका साइन नहीं बदलना चाहिए। याद करो 1 के लिए ये तो बताया था बेटा, उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए उस डोमेन के इंटरवल के अंदर, जो इंटरवल हमें दिया है, तब हम कहेंगे वो उस इंटरवल में। तो ये क्या है, ऑन टू नहीं है, सॉरी ऑन टू कह रहे हैं, इंजेक्टिव नहीं है। पहला ऑप्शन तो काट दो, दूसरा भी काट दो, और ये वाला सर्जेक्टिव। चलो भाई, सर्जेक्टिव तो मैंने आपको बताया था कि आप ये बताइए, यहां पर 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जिस कारण इसकी रेंज क्या आ रही है, इसकी रेंज क्या आ रही है 0 से। अब हमें उसको नहीं करना है यार, जब सवाल में यहां पे लिखा तो अपने मन से कैसे कर देंगे। आपको मालूम है, आप ये कॉन्सेप्ट बताइए, रेंज और कोडोमेन एक जैसी है, केवल एक एलिमेंट का अंतर है, तो क्या हो गया, सर्जेक्टिव नहीं है, यानी आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। अब वैसे देखा जाए ये सवाल सही नहीं है। कोई कहे सर क्यों, आप ये बताइए। सबसे पहली बात, हमने थ्योरेटिकल क्लियर कर लिया, पहली बात ये थ्योरेटिकल क्लियर कर लिया कि यहां पर रेंज और कोडोमेन वाली जो डेफिनेशन थी, रेंज और इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए फंक्शन आपका नॉट सर्जेक्टिव। आपको बताइए, याद कीजिए, आप चाहे किसी भी बुक में देख लीजिए स्टैंडर्ड, आपको रेंज और कोडोमेन के बारे में एक बात लिखी होगी, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्यों लिखा गया है, इसका मतलब कभी भी कोडोमेन में ऐसा नहीं हो सकता है रेंज का एक भी एलिमेंट मिस हो, लेकिन यहां पर हो रहा है। एक एलिमेंट ऐसा है जो कोडोमेन में नहीं शामिल है, जबकि ऐसा नहीं होगा। कोडोमेन में अगर 10 एलिमेंट हैं तो रेंज में 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, लेकिन वो 10 के 10 एलिमेंट कोडोमेन में जरूर आएंगे। समझ में आया बेटा हर्ष? हमें बस ये थ्योरी क्लियर करनी है। उन्होंने सवाल ऐसे बना के दे दिया कि हमारे माइंड में एक चीज याद होनी चाहिए, हमें सवाल की एग्जिस्टेंस को ना देखें, हम ऑन टू की डेफिनेशन पर ध्यान दें। हमें ये थोड़ा ना देखना सवाल गलत है क्या है, हमें मालूम है ऑन टू की डेफिनेशन क्या है। ऑन टू की डेफिनेशन क्या है? ऑन टू की डेफिनेशन होती है रेंज और कोडोमेन इक्वल आना चाहिए। रेंज और कोडोमेन जब अनइक्वल होंगे तो वो आपका इनटू होगा। कैसा होगा बेटा? इनटू होगा, जिस कारण ये कौन सा है, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। कल हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ये पॉजिटिव है, अभी ये नेगेटिव, ऐसा लग रहा है एक ही साइन आ रहा है, लेकिन हमें ये देखना है 0 से इनफाइनाइट उसकी डोमेन के अंदर कोई भी वैल्यू पर एफ डैश एक्स का साइन नहीं चेंज होना चाहिए। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, तब वो 1 1 पॉजिटिव का मतलब ग्राफ उठता चला जा रहा है, और कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस डालोगे उसका। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए और आगे हेडिंग डालेंगे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन कुछ और भी बातें बताएंगे, मतलब पीरियोडिक फंक्शन इसमें लास्ट होता है, और फिर कुछ और छोटी छोटी चीजें भी बता देंगे, पॉइंट्स जो कि आपके काम आएंगे। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन से पहले एक चीज आपको बता दें। देखो बेटा, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था? 3 mod x मॉडुलस में क्या था? देखो बेटा, वो सवाल कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जिनको आप ग्राफ से सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमने कहा mod x इज इक्वल टू cos x, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको मालूम है cos x का ग्राफ ऐसे बनता है और mod x का ग्राफ ऐसे बनता है। कितनी जगह दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं? 2 जगह। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 2 हो गए। है कि नहीं है बताओ? हाँ, तो ग्राफ सिखाएंगे ना अभी, क्यों ये ग्राफ आपको सिखाया जाएगा। हाँ, तो बस वही चीज़ है। इसमें देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू नहीं कभी पूछी जाएगी।
इन्होंने एक क्वेश्चन दिया, इन्होंने सोचा सर ने मॉड तो बता दिया, मॉड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मुझसे हो जाएंगे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। मैं इसको आपको आंसर बता देता हूँ, बाकी आप इसको बाद में सीखेंगे। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको बता दें कि जो ग्राफ होता है इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है और ये 1 हो गया, ठीक है, और इसका इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये कुछ हम कर रहे हैं वो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, और समझने की कोशिश भी ना करो। फिर उसके बाद मॉड, इसके हो जाएंगे 4 सॉल्यूशन, मतलब ये ग्राफ जो आगे बढ़ेगा तो इस तरह से हो जाता है। 2 या 4 होंगे, वो ग्राफ देखना पड़ेगा, बस ये ग्राफिकली सॉल्व होता है। अभी परेशान हो, जब हम आपको बताएंगे लिमिट्स कंटिन्यूटी, तो वहाँ पर लिमिट्स के बाद एक हम डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी को समझाने के लिए सिखाते हैं प्लेइंग विद ग्राफ। एक ही लेक्चर होगा, उसी में पूरे ग्राफ के बारे में बातचीत होगी। तो इसकी डोमेन निकालना है ना, इसकी डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी बेटा, आर होगी, हमेशा डिफाइंड होगा। कब ऐसी वैल्यू है जिस पर अनडिफाइंड हो जाए? क्या मतलब कांस्टेंट, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू के, तो ये आर हो गया ना भाई। इसका मतलब कुछ भी रख दो, F2 पर भी के आएगा, 3 रखोगे तो भी के आएगा, कोई भी वैल्यू रखोगे उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। कांस्टेंट का मतलब ये है, कांस्टेंट वास्तव में क्या होती है, एक लाइन होती है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। जैसे 2 है तो इसका मतलब y इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2, कुछ भी रख दो, हर वैल्यू पर 2 ही वैल्यू आएगी, उसको कहते हैं कांस्टेंट। कुछ भी रख दीजिए, उसकी डोमेन आर होगी। इस टाइप का सवाल कोई दे दे तो आर होगी, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दें तो इसकी डोमेन आर होगी, कोई दिक्कत है ही नहीं हो रही है। मैं वो तो अंडर रूट आ जाए, साइन इनवर्स लॉग आ जाए, तब हम डोमेन का कंसेप्ट लगाते हैं, मतलब डिफाइंड कब होगा। ये मैंने रुक जाओ, उससे बेटा कोई मतलब नहीं ना, पॉजिटिव रहता है हमेशा। इवन पावर पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी में अगर चीज़ें पॉजिटिव हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे उसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ये होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक फंक्शन लिखेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि कोई मान लीजिए ए सेट है और कोई बी है और आपसे बोला जाता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ये भी हम फॉर्मूला आपको बता देंगे, परेशान हो। फ्रॉम ए टू बी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, उसको लगाना होगा आपको। लिखेंगे पीरियोडिक फंक्शन, आवर्ती फलन क्या होता है इसको समझिएगा। पीरियोडिक फंक्शन इसका नाम होता है, पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन को शॉर्टकट में हम पीएफ भी कहते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन इसको जरा समझिएगा। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा है पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति हिंदी में कहते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का मतलब है जब कोई मोशन बार बार एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है, समझना। जैसे आपको एक एग्जांपल दें, घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस घड़ी में 3 सुई होती हैं, एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की होती है और एक सेकंड की होती है। सबसे फास्ट कौन चलती हैं? सेकंड चलती है। लेकिन सभी, जैसे देखो मान लो ये घंटे वाली सुई है और ये मान लीजिए सेकंड वाली सुई है और 3 सुई हैं, और आपको मालूम है तीनों एक चक्कर को पूरा करने में अलग अलग टाइम लेती है। जैसे घंटे वाली सुई जो है बहुत, अब उसको दिखाई नहीं देगी आपको कि चल भी रही है, और जो सेकंड वाली सुई है वो समझ में आएगी चल रही है।
तो बेटा यहां पर ध्यान देना, एक चक्कर को पूरा करने में जो टाइम ले रहे हैं, मतलब एक चक्कर का मतलब ये आपने पूरा किया, दोबारा से फिर वही चीज रिपीट हो रही है, तो ये यहां पर गया, अभी रिपीट नहीं हुआ, यहां पे पूरा करने के बाद यहां तक जैसी पहुंचती है सुई, फिर वही मोशन रिपीट कर रही है। तो यहां से यहां तक जाने में जितना भी टाइम लग रहा है उसको, वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड। इतने टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट हो रही है। जैसे मान लीजिए आपने सेकंड वाली सुई देखी, यहां पर आपको मालूम है एक पूरा चक्कर को पूरा करने में सेकंड वाली सुई कितना समय लेती है? 60 सेकंड लेती है ना। इसका मतलब किसी भी स्टैंड पर आप उसको देख रहे हो, 60 सेकंड बाद वही दृश्य आपको नजर आएगा। अगर आप उसको 120 सेकंड बाद फिर से देखोगे, वही चीज नजर, यानी जिस स्टैंड पर आप देख रहे हो वो स्टैंड अगर उसके पीरियड को ऐड कर दोगे, दोबारा से वही स्टैंड नजर आएगा। लेकिन अगर इसका पीरियड 60 सेकंड है, अगर आप 120 सेकंड बाद भी देखोगे वही चीज आएगी, आप 240 सेकंड बाद भी देखोगे वही आएगा, 180 सेकंड बाद भी देखोगे वही। इसका मतलब ये हुआ किसी का, लेकिन ये टी है, इससे कम नहीं हो पाएगा, ये फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। बाकी इतने टाइम एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। बेटा ध्यान रखना, एन की जब वैल्यू रखोगे 1, तो ये जो आएगी सबसे कम वैल्यू होगी, इसको कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड कहेंगे, ध्यान रखना बेटा। तो यहां पर बाकी इतने इंटरवल, बाकी आप ये मत सोचा करो, अगर सेकंड वाली सुई का टाइम पीरियड कहते हैं 60 सेकंड होता है, अगर आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 600 सेकंड बाद भी वही सीन दोबारा से रिपीट होगा। यहां पर सेकंड वाली सी जो है 600 सेकंड बाद भी वही दृश्य आपको दिखाई देगा। किसी भी स्टैंड पे चले जाओ, 60 सेकंड बाद वही दोबारा स्टैंड नजर आएगा, 120 सेकंड बाद। लेकिन यह है कि 60 आप कहोगे 70 सेकंड बाद वो दृश्य नजर आएगा, नहीं, उसके मल्टीपल में जो पीरियड है 60 सेकंड, उसके मल्टीपल में कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करते रहो, उतने सेकंड बाद वो चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये तो था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद जब कोई बॉडी अपना मोशन रिपीट करती है। ठीक है, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपनी बॉडी अपना मोशन रिपीट करती है, तो वो डेफिनेट मिनिमम इंटरवल, जैसे हमने कहा टी इंटरवल के बाद भी रिपीट करेगी, 2t इंटरवल के बाद भी रिपीट करेगी, 3t इंटरवल के बाद भी रिपीट करेगी, लेकिन मिनिमम उस टी से कम नहीं हो पा रहा। वो जो मिनिमम है वही आपका पीरियड होता है, फंडामेंटल पीरियड। तो जब भी आपसे पूछा जाता है पीरियोडिक मोशन का आवर्तकाल यानी पीरियड, तो आप ये ध्यान दीजिएगा टाइम पीरियड, तो वहां पर आपको मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है कि इससे कम नहीं है इंटरवल। जैसे आपने अगर कहा कितने सेकंड बाद मैंने को घड़ी की सुई देखी, उसका सेकंड मैंने कितने सेकंड बाद ये दोबारा से दृश्य दिखाई देगा, आप कुछ भी बोल सकते हो। 60 है, 60 में हमने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 1200 सेकंड। और अगर इसे 60 मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना होगा, तो मिनट भी पता चल, यानी 1200 सेकंड बाद दोबारा से वही चित्र। तो आप ऐसे, जैसे आपने कहा, देखो इधर मैंने कहा यार ये घड़ी वाली सुई में जिस स्टैंड में देखूंगा, आप बताना कितने स्टैंड बाद वही चीज दिखाई देगा। मैंने कहा सब लोग बताइएगा, अपनी मन की इच्छा से बताओ। इन्होंने क्या किया, 60 बोला 60 सेकंड बाद, और फिर हमने इनसे पूछा, हमने मतलब जो आपका था उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया उसी स्टैंड पर। मैंने कहा अब बताओ जिस समय स्क्रीनशॉट लिया गया है उस समय के बाद कितने टाइम के बाद ये दोबारा से वही सीन नजर आएगा। जिस स्टैंड पर स्क्रीनशॉट लिया गया होगा उसमें टाइम भी तो रिकॉर्ड हुआ होगा। आपने कहा 60, इन्होंने कहा, मैंने कहा सब लोग अलग अलग बताएंगे। इन्होंने कहा सर 120 सेकंड बाद वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी। इन्होंने कहा सर 180 सेकंड बाद, इन्होंने कहा सर 240 सेकंड बाद, इन्होंने कहा 300 सेकंड बाद, इन्होंने कहा कि 360 सेकंड बाद, उन्होंने कहा कि 420 सेकंड बाद, इन्होंने कहा 480 सेकंड बाद, इन्होंने कहा 540 सेकंड बाद। क्या सबने सही बोला है? सही बोला है ना, कि वो चीज़ दोबारा से दिखाई देगी। मैंने कहा कि ये तो बात ठीक है, सबने बताया, इनफाइनाइट इसके आंसर होंगे, लेकिन वो मिनिमम कि जिससे कम नहीं रिपीट हो पाएगा, वो जो इन्होंने बोला 60 सेकंड, उससे कम टाइम इंटरवल नहीं होगा कि जिसमें रिपीट। आपने बोला मान लीजिए 360, उसमें भी और कम, 300 सेकंड बाद भी रिपीट हो रहा है,
और कम करते जाओ 240 में भी रिपीट हो रहा है, 180 में भी रिपीट हो रहा है, 120 में भी रिपीट हो रहा है, लेकिन 60 में बस ये मिनिमम। तो ये मिनिमम टाइम इंटरवल जिसमें वो क्या होता है, रिपीट होता है, तो वो इंटरवल फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। तो जानते हो बेटा, एक चीज और ध्यान देना है, जैसे मोशन, पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं, अभी हमने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बोला ही नहीं, हम फिजिक्स वाला बता रहे हैं। जब पीरियोडिक मोशन में हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, आवर्तकाल जितना कम होगा वो आपको क्या बताएगा, बॉडी उतनी ज्यादा क्या कर रही है, क्या कर रही है बॉडी, उतनी ज्यादा मोशन कर रही है, बहुत फास्ट मोशन है। और जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उसका मतलब उतना वो बहुत स्लो है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेकंड वाली सुई का जो टाइम पीरियड है वो 60 सेकंड है। अच्छा, अगर बात करें मिनट वाली सुई का टाइम पीरियड 60 मिनट है, और घंटे वाली सुई का टाइम पीरियड, तो बताओ, जब भी आप देखते हैं काफ़ी देर तक देखे रहे हैं तो घंटे वाली सुई ऐसा लग रहा है चल ही नहीं रही। जब कहीं इधर उधर खेलने कूदने आ जाते हैं तो 1-1.5 घंटा हो जाता है, लगता है अभी टाइम इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। समझ रहे हो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसे देख रहे हो, ऐसा लगता है यार घंटे वाली सुई चलती कि नहीं चलती, तुम देखते भी रहोगे चल भी रही होगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा वो चल रही, क्योंकि उसका मोशन स्लो है। पानी है, अब पानी आप नल खोल के चले जाओ तेज़ी से तो आपको समझ में आएगा बाल्टी भर रही, लेकिन बूंद गिर रही हो तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं वो भर भी पाएगी। लेकिन चले जाओ सुबह खोल के बूंद बूंद करके, शाम को आधा थोड़ा सा हो जाएगा, इसका मतलब भर रहा था, लेकिन वो प्रोसेस स्लो था। इसलिए हमारी जो आंखें हैं और जो हमारा मस्तिष्क है उसको समझ नहीं पा रहा है। और जब फास्ट होगा भाई, फास्ट भी हमारा माइंड नहीं समझ पा रहा है। जैसे देखो, हमने लाइट ऑन की तो लाइट जैसे ही वो हम प्लग ऑन करते हैं तो तुरंत ये जल जाती है। क्या समय नहीं लगता है, क्या कुछ लगता है, लेकिन वो जो टाइम लग रहा है वो तुम्हारा माइंड नहीं समझ पा रहा है। भगवान ने आपके माइंड को समझने की क्षमता दी है, लेकिन इसके अंदर कम टाइम, जैसे मान लीजिए हम लाइट ऑफ कर दें, लाइट पूरी ऑफ कर दें, मान लो आपको 12:30 बजे बुला दें और सारी लाइटें बंद हो गई, कोई इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं, तो आपको अंधेरा नजर आएगा। मान लो हमने एक अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती को पकड़ ले, मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है आपको, सर एक लाल कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है। और मैंने कहा आप बताओ क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको लगेगा कि सर मैं तो नहीं दिखाई दूंगा क्योंकि अंधेरा है ना। आप कहोगे सर ऐसा लग रहा है पॉइंट इधर उधर जा रहा है। लेकिन अगर उसी अगरबत्ती को हम ऐसे करें, बहुत तेज करें, तो तुम्हारी आंखें कहेंगी सर सर्कल है, जबकि वो जो यही चीज बार बार हम रिपीट कर रहे हैं वो इतना फास्ट है कि तुम्हारी आंख, तुम्हारा माइंड उसको समझ नहीं पा रहा, वो यहां से यहां जा रहा है, अलग अलग करके नहीं देख पा रहा है। बात सही कि नहीं, हम ऐसे कर रहे हैं लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ भाई, आप देखते हो क्रिकेट मैच में कोई रन आउट होता है तो क्यों नहीं एम्पायर उसको देख के निर्णय ले लेता, बार बार क्यों धीरे कर देता है, क्योंकि देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता है, बॉल जब लगी और उसके माइंड नहीं समझ पाएगा। हम कहे बार बार तुम्हें दिखाते रहो वही सीन दोबारा, समझ ही नहीं पाएगा उसको। लेकिन क्या होता है, जब आप स्लो करते हो उस चीज़ को तो फिर हमारा माइंड उसको समझता है कि हाँ बॉल भी लग रही है और बैट, अब ये चीज़ जो है आराम से उसको समझ निर्णय ले पाता है। तो बस यही चीज़ें हैं, मेरा आपको समझाने का मतलब, कोई चीज़ जितना कम टाइम इंटरवल होगा, पीरियड जितना कम होगा, ये समझ लेना उसका फास्ट मोशन। और आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी, जानते हो ना क्या होती है फ्रीक्वेंसी? बारंबारता, वो फिजिक्स मैथ्स वाली बारंबारता ना बोल देना, ये पता चला तुमसे फिजिक्स वाले सर बोले फ्रीक्वेंसी जान जी का क्या होता का बारंबारता, वो अलग है फ्रीक्वेंसी, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। फ्रीक्वेंसी को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, आवर्ती। क्या बोलते हैं, आवर्ती। क्या होती फ्रीक्वेंसी, मालूम है किसी को? अरे फॉर्मूला ना बताओ, क्या होती है फ्रीक्वेंसी बताओ हैं? देखो टी टाइम इंटरवल के बाद मान लीजिए 1 राउंड हो रहा है, उसका मतलब 1 एक कंप्लीट, तो 1 के बाद कितना होगा, 1 सेकंड में जो होगा वही क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। वही क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी 1 सेकंड में। जैसे आपका सेकंड वाली सुई का फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/, और टाइम पीरियड कितना है 60। टाइम पीरियड 1 के डिवाइड में टाइम पीरियड रख दो, और टाइम पीरियड जितना कम आएगा 1/, तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी।
तो आप चीज़ें समझ सकते हो, पॉइंट में आ रहा है फ्रीक्वेंसी तो स्लो है। और आप ये बताओ 200 हर्ट्ज, इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज ही तो होती है। अब बताओ 200 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हो तो कितनी ज़्यादा है, तो वो माइंड नहीं समझ पा रहा आपका, ठीक है ना। मतलब 1 सेकंड में 300 बार वो चीज़ हो रही है, 1 सेकंड में 300 बार, तो कितना फास्ट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात कर रहे थे हम फिजिक्स वाले पीरियोडिक मोशन की, जिसमें हमने आपको वहाँ पर बताया फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ 1 सेकंड में, मतलब वो चीज़ कंप्लीट हो रही कितनी बार, तो वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी एक राउंड, जैसे सेकंड वाली सुई एक राउंड लगाती है उसमें 60 सेकंड लेती है, तो भाई जाहिर सी बात है 1 सेकंड में वो पूरा जो जितने राउंड लगाएगी वही उसकी फ्रीक्वेंसी। अब वो 1/60 जो कि 1 के भी करीब नहीं है। कभी कभी आप फ्रीक्वेंसी पढ़ते होंगे 200 हर्ट्ज, लेकिन समझ नहीं पाते 200 हर्ट्ज, यानी 200 समझ लेना क्या हुआ उसका मतलब। अच्छा ये बताइए, आपको एक बात और बता दें, ये बेटा देखिए, ये टाइम पीरियड, ये एंटी किसी का भी पीरियड होता है, और हमेशा ध्यान देना जो पीरियड होता है पॉजिटिव होता है। आइए अब बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन की। मैथमेटिक्स में भी ये वर्ड जो लिया गया पीरियोडिक, ये कहीं ना कहीं फिजिक्स के पीरियोडिक से थोड़ा सा रिलेटिव है, लेकिन वो पीरियोडिक मोशन था, ये पीरियोडिक फंक्शन था। उसमें मोशन रिपीट होता है, यहां पर वैल्यूज रिपीट होती हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जिसकी किसी डेफिनेट इंटरवल के बाद वैल्यूज वही दोबारा रिपीट होंगी। किसी भी स्टैंड पर कोई भी एक्स रख रहे हो, अगर उसके पीरियड को ऐड करोगे फिर वो एक्स रखोगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यूज रिपीट हो। भाई पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है जिसमें मोशन रिपीट होता है, और पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ उसमें वैल्यूज हमारी रिपीट होंगी, और जिस डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होंगी वही इंटरवल, वही डेफिनेट इंटरवल, वही मिनिमम इंटरवल हमारा कहलाएगा पीरियड ऑफ द फंक्शन। जैसे आप देखिए साइन एक्स की बात करेंगे, तो साइन एक्स की जो बात करेंगे तो साइन एक्स का पीरियोडिक फंक्शन क्यों है? ग्राफिकली देखेंगे, देखो दोबारा से ये जो सीन है, ये देखो दोबारा से वही सीन चलता जा रहा है। ये देखो ग्राफ दोबारा देखो इस इंटरवल के बाद दोबारा ग्राफ रिपीट हो रहा है। दो तरीके से हम बोल सकते हैं, पहला बिना ग्राफिकली किसी डेफिनेट इंटरवल, किसी भी फंक्शन की वैल्यू किसी भी डेफिनेट इंटरवल के बाद जब रिपीट होती है उस फंक्शन को हम नाम देते हैं पीरियोडिक फंक्शन। या ये ग्राफिकली कह सकते हैं, तो किसी का जो फंक्शन का जो ग्राफ है किसी डेफिनेट इंटरवल के बाद दोबारा से वही शेप, वही चीज़ रिपीट हो रहा है, तो उसको देखो ये शेप, देखो ये गए, इसके बाद वही शेप देखो फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये जो इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहेंगे पीरियड ऑफ द फंक्शन। इससे कम इंटरवल में वो रिपीट नहीं हो। और किसी भी स्टैंड पर अगर 2 पर वैल्यू जो आ रही है, मान लो 7 आ रही है, अगर उसके पीरियड को ऐड करोगे उस एक्स की वैल्यू में तो दोबारा वही वैल्यू आएगी। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यही तो होता है, किसी भी स्टैंड पर आप जो वैल्यू आ रही है दोबारा से क्या होगा, अगर उसके पीरियड को ऐड करोगे, अब वो नया एक्स रखोगे तो वो वैल्यू दोबारा वही आएगी। ठीक है, तो अब हमें कुछ फंक्शन के पीरियड याद रखने पड़ेंगे, तभी हम अदर कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिससे हम और भी फंक्शन के पीरियड निकाल पाए। बहुत ही गजब का क्वेश्चन होता है पीरियोडिक फंक्शन का। तो जरा लिखेंगे आगे, लिखिएगा बेटा। पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ये fx है, अगर उस फंक्शन में उसके पीरियड को ऐड कर दिया जाए दोबारा से फंक्शन की वैल्यू वही आए। डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो भी है उस वैल्यूज को पुट करें किसी भी स्टैंड पर, बस फॉर ऑल ये देख लीजिए। टी हमेशा किसी भी फंक्शन का पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना, टी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको मालूम है एन टी इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं, लेकिन n = 1 रखोगे तो जो आ रहा है यही हमें निकालने को बोला जाता है फंडामेंटल पीरियड। जब भी हम निकालते तो किसको निकालते हैं? फंडामेंटल। ऐसे तो किसी फंक्शन के पीरियड इनफाइनाइट होंगे। फंडामेंटल पीरियड किसको कहते हैं? वो मिनिमम इंटरवल जिससे और कम करोगे अब वो इससे कम नहीं रिपीट हो पाएगा, इससे कम में रिपीट नहीं हो पाएगा।
और पीरियड ऑलवेज पॉजिटिव। कभी कभी ऑप्शन बना के दे देंगे -π -2π, तो हटा देना उन ऑप्शन को। पीरियड हमेशा एक क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है ना। पीरियड हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। चलो कुछ फंक्शन के पीरियड हम याद करेंगे। ये पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन बताया कि नहीं बताया अभी हमने? नहीं बताया। चलो अभी हम बता देंगे वो भी। पहले कुछ आप याद कर लीजिएगा। sin की पावर nx अभी अगर हमने पढ़ लिया तो समझो हमारा फंक्शन लगभग 90% कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा, इसमें आपको बता दें दो चीजें हैं। n यहां पर ऑड है या फ्रैक्शन है, और यहां पर n अगर इवन है। ऑड मतलब विषम, फ्रैक्शन यानी भिन्न, तो उसका जो पीरियड होगा वो 2π होगा, और अगर इवन है तो इसका पीरियड π होगा। मतलब पीरियड कम है तो इसका मतलब जल्दी जल्दी अब वैल्यू रिपीट होंगी, पीरियड ज़्यादा है तो काफ़ी देर बाद वैल्यू रिपीट होगी। ये फील कर सकते। देखो इसमें 2π, इसमें मतलब लंबा इंटरवल है, और इसमें π, इसमें जस्ट उसका आधा है। इसका मतलब इसकी काफ़ी लंबी समय बाद रिपीट होंगे, इसमें जल्दी हो जाएंगे। भाई जैसे आपको मालूम है घड़ी की सुई, जो घड़ी की सुई होती हैं 3, उसमें मिनट वाली और सेकंड वाली और घंटे वाली सभी एक चक्कर को पूरा करती हैं, लेकिन अलग अलग टाइम लेती हैं। आप पता नहीं दिन भर में सेकंड वाली जब सुई देखते हो तो कई बार वो पता नहीं कितने राउंड मार लेती, और जो घंटे वाली सुई है उसको देखने नहीं मिलता है। वो जहाँ अभी दिख रही है रात में जाओगे तब दिखेगी, या कल सुबह जाओगे वो घंटी वाली सुई का सीन दिखेगा। लेकिन सेकंड वाली कई बार आप ऐसे देख रहे हो तो आपको चलती भी नजर आएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इनके पीरियड आपको याद करने हैं। मतलब किसी भी x वैल्यू पर जो वैल्यू आ रही है, अगर उसमें पाई जोड़ के वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू मान लो कुछ भी रखी, मान लो 2 डिग्री रखी आपने, अगर उस 2 डिग्री में फिर से x क्या होगा, 2 डिग्री प्लस पाई, मतलब 2 डिग्री प्लस पाई नहीं लिख सकते हो, यानी 2 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो तब भी वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी। किसी भी x को रख के देख लीजिए। 40 डिग्री रखेंगे सर तो उसमें 180 जोड़ोगे, दोबारा से वही वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए और लिखिएगा 10 की पावर nx cot की पावर nx, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई होता है। मॉड साइन की पावर nx कॉसेक की पावर nx इसका जो पीरियड है वो कितना होगा, वो भी पाई होता है। ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। जिनके बारे में मैंने लिखा समझो पीरियोडिक फंक्शन नहीं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सभी पीरियोडिक होते हैं। 10 पावर n के वहाँ पे ऑर्डर कहाँ पर? 10 कॉर्ड में 10 में नहीं होगा, चाहे पावर ऑड हो चाहे इवन हो। अब ये नॉलेज है तो छोटे छोटे सवाल कई बार ऐसे हो जाते हैं जो आपसे नॉर्मली पूछ सकता है कोई, आप उसको कहाँ तक रटोगे यार। आप कहोगे साइन एक्स का पीरियड 2π, अब आपसे मैंने कहा साइन क्यूब एक्स का पीरियड, तो आपको मालूम नहीं। देखो इससे क्या है, अगर मैंने कहा इस फंक्शन का पीरियड बताओ क्या है, साइन क्यूब एक्स, बोलो साइन क्यूब एक्स का पीरियड क्या होगा, 2π, तो याद है ना आपको। और साइन एक्स का पीरियड पाई, 2π तो 1 है ना पावर, तब भी ऑड। तो ये रटना थोड़ा है, ये फंडा याद रख लो। अगर हमने कहा इसकी पीरियड क्या होगा बताओ, ये भी 2π होगा। साइन की पावर 7x, इसका पीरियड
कॉस की पावर 7x इसका पीरियड, साइन की पावर 101, पावर कुछ भी कर दो यार बेटा, वो पीरियोडिक फंक्शन ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ गया ना, कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो ये ध्यान रखना भाई उसकी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, पावर से कोई मतलब नहीं। हमें ये थोड़ा ना देखना बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, रिपीट हो रही है, इंटरवल वही रहेगा, पावर से कोई मतलब। देखो ये आपको ध्यान है। अच्छा 10 की पावर 7x का पीरियड पाई, और 10 की पावर 6x का पाई, 10 स्क्वायर x का पीरियड, तो ये सब याद कर लिया, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, पीरियड 1 होता है। कैसे सर, देखो इधर 6.21 की वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शनल पार्ट, पॉइंट के बाद वाला पोर्शन, इसमें पीरियड ऐड करो, इसका कितना पीरियड है, x की वैल्यू बढ़ाओ, जितना पीरियड है 1, कितना हो जाएगा। अब भी दोबारा वैल्यू क्या आ रही है, देखो वही रिपीट हो रही है, इसका मतलब पीरियड ऐड किया, दोबारा से वही वैल्यू, 2 ऐड करो तो तब भी वही आ रही है। तो भैया तुम एंटी करोगे भाई, n का मतलब ये पीरियड 1 है, अब तुम यहाँ पे n कुछ भी ले लो, 2 लोगे तो दो बाद इंटरवल, लेकिन 1 से कम नहीं हो पाएगा, वो है वो 1 पीरियड, वो फंडामेंटल पीरियड है। इससे कम नहीं तुम जोड़ोगे तो रिपीट हो जाएगी, इससे ज़्यादा 2 जोड़ोगे 3 जोड़ोगे, इसके मल्टीपल कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करते रहो, इतना ऐड करते रहोगे तो वैल्यू रिपीट होती रहेगी, ठीक है बेटा। तो ये अच्छा स्टेप एक्स का नहीं बताया, अरे यार ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, जो जिसका पीरियड नहीं बता रहे तो इसका मतलब पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब वो पीरियड क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, रिपीट ही नहीं होता है वैल्यू, इसलिए उसे कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन नहीं। रिपीट का मतलब होता है कि कोई भी एक्स रख दो, जिस एक्स को रख रहे हो, बेटा पीरियोडिक फंक्शन की एक खास बात है, किसी भी एक्स को रख रहे हो और उस पर उसका पीरियड ऐड करोगे, दोबारा से जो वैल्यू उस एक्स पे आ रही थी, दोबारा उसके पीरियड को ऐड करने पे जो एक्स रख रहे हो वो वैल्यू दोबारा से वही रिपीट होगी, उसी को कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन। जैसे एक्स स्क्वायर क्या है, नॉट पीरियोडिक फंक्शन। तुम कहोगे सर -2 रखा, 4 आ रही वैल्यू, ये देखिए -2 रखा तो कितना हो गया, -2 रखेंगे कितना आ रहा है 4, और 2 रखो, 2 पर रखने पे भी क्या हो रहा है, तो वैल्यू रिपीट हो रही है। तो सर ये तो कितना जोड़ा, ये बताओ कितना जोड़ा तुमने इसमें, 4 जोड़ने पे आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो अब देखो 1 रखो, 1 रखो, 1 रखो, 1 पे कितना आ रहा है 1, इसमें 4 जोड़ो जरा, दोबारा वही वैल्यू मिल रही है, मिल रही है नहीं ना। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, यही तो डेफिनेशन लिखाई थी जब हमने आपको डेफिनेशन लिखाई थी, फंक्शन की जो भी वैल्यू आ रही है, कोई भी एक्स, देखो एक्स मेंशन नहीं किया कौन सा, कोई भी एक्स है उस पर उसके पीरियड को ऐड करोगे, दोबारा से वही वैल्यू दोबारा से आएगी। कोई भी डोमेन का एलिमेंट ले लीजिए तो वही वैल्यू दोबारा से आएगी, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर तो कोई भी वैल्यू का मतलब ये नहीं कि -2, बेटा वैल्यूज रिपीट हो, लेकिन कहीं पर भी कोई भी एक्स लें उसमें उसके पीरियड को ऐड करें, दोबारा से वही वैल्यू प्राप्त करें, उसी को पीरियोडिक फंक्शन नाम देंगे। चलो ये मिटा दें इसको। अच्छा अलजेब्रिक जो फंक्शन होता है, इसको भी नोट करके लिख सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन नॉट पीरियोडिक फंक्शन, सो पीरियड इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। जो भी फंक्शन पीरियोडिक होता है तो बेटा उसका पीरियड होगा कुछ ना कुछ, तभी तो कह रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन। नॉट पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, उसका पीरियड की बात है। भाई एक्स की पावर में कुछ भी लिख दो तुम, x³ x की पावर 4, कोई कहेगा ये पीरियड
होता ही नहीं है। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स के टर्म में जो भी लिखोगे वो पीरियोडिक हो ही नहीं सकता। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स के टर्म में कुछ भी लिख दो, आप कुछ भी लिख के दे दो, वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें आप बच्चों को बता दी हैं। अब हमें कुछ रूल्स को सीखना होगा, समझना होगा। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है, पी एफ अगर कभी हम लिख दें तो समझ जाना पी एफ का मतलब है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक फंक्शन अगर है विद पीरियड टी, ठीक है, देन ये याद रखना एफ एक्स की पावर एन एफ एक्स की पावर एन वन अपॉन एफ एक्स की पावर एन या वन अपॉन एफ एक्स या ए की पावर एफ एक्स, ये सब क्या होंगे? आल्सो with the same period t। are also periodic functions with the same period t। ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड भी है। जैसे देखो, याद कीजिए साइन एक्स का पीरियड क्या था? साइन की पावर ऑड लगाओ, अब भी क्या होगा? और साइन एक्स क्या होगा? ये भी वही होगा 2 पाई। और 3 की पावर साइन एक्स है, इसका पीरियड भी 2 पाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। चलिए, ये हो गया। ये कुछ रूल्स होते हैं ना, पीरियोडिक फंक्शन कुछ नहीं, बहुत हलवे सवाल होते हैं इसके, बहुत हलवा टाइप का चैप्टर है, मतलब कॉन्सेप्ट है। बस इसकी नॉलेज नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। ये जो नॉलेज दे रहे हैं धीरे धीरे, अभी देखो और अच्छी नॉलेज देंगे यहाँ पे। यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि हम कोई सवाल में पीरियड पूछा जाए कैसे निकालेंगे, जबकि इनकी मदद से, जैसे डिफरेंशियल के फॉर्मूले बता दिए हमने, फिर उसके बाद किसी का डिफरेंशियल पूछ रहे तो आप उन फॉर्मूले की मदद से उसको कर सकते हो। वैसे यहाँ पर भी देखना है। ये सब लिख लीजिएगा, कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें इतनी जल्दी। आगे लिखेंगे, इसके बाद हम आपसे एक बात और बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, अगर ये कोई फंक्शन पीरियोडिक है, बस इतना लिख लो, कोई भाषा लिखनी नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, जिसका पीरियड टी है, अगर किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन। विद सेम पीरियड टी। इसका मतलब ये हुआ, किसी पीरियोडिक फंक्शन में किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करने से उसके पीरियड में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब भी वो पीरियोडिक ही फंक्शन रहता है। आगे लिखेंगे, अगर डिवाइड कर देंगे इज आल्सो पीरियोडिक फंक्शन विद सेम पीरियड टी, वैसे लिखना है। चाहे मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे डिवाइड किया जाए, या किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाए या ऐड किया जाए, सबट्रैक्ट किया जाए,
तो ये तब भी क्या होगा, इज आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। समझ में आया ना बेटा? किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में किसी भी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा या ऐड किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो भी वो क्या होगा, इज आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन विद सेम पीरियड टी। कोई fx अगर पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, तो c इंटू एफ एक्स इज आल्सो ए पीरियड, एक भी पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड t होगा। कांस्टेंट का डिवाइड करोगे तब भी वो पीरियोडिक फंक्शन होगा, उसका पीरियड t होगा। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तब भी वो पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड t होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई ना? किसी भी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तब भी वो हमारा क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड क्या होगा, t होगा। याद रखना, मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, चाहे कोई कांस्टेंट ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये एक नॉलेज है आपके लिए, बड़ी गजब की नॉलेज। पता चला हमने दे दिया 3 sin x + 5 का पीरियड क्या होगा। अब आप परेशान हो यार कि हम तो sin x का जानते हैं, तो भैया आप उसका भी जानते हो। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐड कर दोगे, तब भी वो पीरियोडिक फंक्शन रहेगा, उसका पीरियड बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है ना? ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ध्यान देना। मतलब इस फर्स्ट पॉइंट से निष्कर्ष ये निकलता है, फाइनली कंक्लूजन, चाहो तो आप कंक्लूजन ये लिख सकते हो कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से, ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से उस पीरियोडिक फंक्शन में, मतलब वो पीरियोडिक फंक्शन तब भी पीरियोडिक फंक्शन रहता है जिसका पीरियड में कोई बदलाव नहीं होता। ये फाइनली कंक्लूजन निकल रहा है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए और ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तब भी वो पीरियोडिक फंक्शन रहता है और उसके पीरियड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतनी बात आप बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। तो पीरियड कब बदलता है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, हमारे पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कब बदलता है। तो चलिए इसको भी समझते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कब बदलता है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट चल रहा है, तो सेकंड पॉइंट में हम इसको लिखेंगे। देखिए बेटा, पहले वाले का एग्जाम्पल और दे दें, बताओ। f(x) = 3 sin³ x प्लस का 2, क्या होगा पीरियड, इसका पीरियड क्या होगा 2π। नंबर सेकेंड, f(x) = फ्रैक्शनल पार्ट x डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 5 इंटू 2, क्या होगा, क्या होगा पीरियड, बोलो 1 ही रहेगा। नंबर थर्ड, f(x) = 5 mod 10x प्लस का 7, इसका पीरियड कितना होगा, पाई होगा, कितना होगा, पाई होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा सर, अगर दो अलग अलग फंक्शंस को एक साथ ऐड करके लिख दिया था, वही अब बता रहे हैं, तुम परेशान हो। तीसरे पॉइंट पे बताएंगे उसको। सेकंड पॉइंट, कोई फंक्शन मान लीजिए f(x) हमारा जिसका पीरियड t है, तो बेटा ये देखिए, यहां पर अफेक्टेड हो जाता है पीरियड। किसी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कब अफेक्टेड होता है, अब हम आपको यहां पे बताते। जानते हो बेटा, पीरियड अफेक्टेड तब होता है जब क्या होता है, x के कोफिशिएंट से अफेक्टेड होता है। जैसे sin x है, sin x है,
अगर इसके पीरियड की बात करेंगे तो 2 पाई होता है, इसका पीरियड की बात करेंगे तो 2 पाई है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी पीरियड 2 पाई रहेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे साइन 5x, अब इसका पीरियड अफेक्टेड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ किसी फंक्शन में आप कुछ मल्टीप्लाई करते हो, कांस्टेंट का डिवाइड करते हो, ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उस फंक्शन का पीरियड नहीं बदलता है। लेकिन बेटा अगर उसमें x के कोएफिशिएंट में तुम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तो पीरियड अफेक्टेड हो जाता है। क्या होता है? x के कोएफिशिएंट से डिवाइड। लेकिन सर मॉड से क्यों लिखा? बहुत लोग परेशान, मालूम है क्यों? क्यों हैं? बहुत बढ़िया बेटा, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है लेकिन पीरियड ऑलवेज पॉजिटिव। तो भैया t तो पॉजिटिव है ही, अब वो x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, हो सकता है -2x लिखा हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसके मॉड से डिवाइड करते ताकि पीरियड हमारा क्या रहे? पॉजिटिव रहे। जैसे एग्जांपल के लिए, तो इसलिए हमेशा याद रखना पीरियड हमेशा अफेक्टेड होता है x के कोएफिशिएंट। इसमें कुछ ऐड कर दो fx + d, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इससे पड़ो। fx = cos 3 - 2x प्लस का 5। पीरियड कितना होगा बेटा? cos x का 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आंसर। नंबर सेकेंड, fx = 2 टाइम्स 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 7। तो क्या होगा बेटा पीरियड? 1/3। नंबर थर्ड, fx = 7 sin 3 - 5x प्लस 7, ये +5। बताओ कितना है पीरियड? बोलो। अब आया समझ में? देखो धीरे धीरे आपको पीरियड पर नॉलेज बढ़ती जा रही है, आपको समझ में आ रहा है कि वास्तव में पीरियड का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो उस फंक्शन में कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है उसमें ध्यान रखना, जो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें यही होता है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। तो 2 पाई में एक्स के कोफिशिएंट के मॉड से डिवाइड किया जाएगा, वही उसका पीरियड होगा। तो एफ एक्स अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तब भी उस फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन वही रहेगा। लेकिन अगर ध्यान रखना उस फंक्शन में कोई x के टर्म से x का कोफिशिएंट कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना उस फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन पीरियड कितना होगा, जितना पहले था उसमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे उसके मॉडुलस से। ठीक है, चलो मिटा दीजिए। सर अगर एक फंक्शन है fx + y और उसका आंसर का इक्वल टू में आ रहा है fx, सर y उसका पीरियड होगा क्या बेटा? सर अगर fx + y नहीं, ऐसे नहीं कहोगे। ऐसा क्यों कहोगे? y कैसे कह दोगे उसका पीरियड होगा? ये आपकी क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं कहोगे कि fx + y = fy होगा। मतलब एक होता है ना, जैसे हमने क्या लिखा fx + t। भाई आप ये देखो f - 2 = f2 है, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए है। फॉर ऑल x, ये जो चीज होती है फॉर ऑल होती है, सभी कोई भी x रख दोगे, 2 रखोगे, फिर उसका पीरियड ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू उसके बराबर। ये सभी x के लिए किसी भी स्टैंड पर लोगे, डोमेन की कोई भी वैल्यूज लोगे, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीरियोडिक फंक्शन हो गया। सभी x के लिए, मतलब कोई भी इस स्टैंड पर आप x लो, उस पर जो वैल्यू आ रही है उसके पीरियड को ऐड करो, दोबारा से वही वैल्यू आनी चाहिए हर एक x पर। फिक्स होना चाहिए, मतलब कोई एक फिक्स होना चाहिए क्या? ऐड होना चाहिए, दोनों में से कोई एक फिक्स होना चाहिए वैल्यू। नहीं, पीरियड तो फिक्स होगा ना, जो आप x रख रहे हो वो बदलते रहो।
देख लीजिए देवांश, आ जाए देख लीजिए कौन सा थर्ड पॉइंट जो आप पूछ रहे थे बेटा, जो आप पूछ रहे थे आदर्श कि अगर, एक मिनट आवाज़ नहीं आ रही क्या, आप पूछ रहे थे आदर्श कि सर अगर दो फंक्शन ऐड होते हैं तो क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा साइन क्यूब एक्स प्लस कर 10x, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 2 पाई होता है, इसका पीरियड पाई होता है। लोगों को लग रहा है प्लस है तो भैया दोनों को ऐड कर दिए जाए, गलत कुछ अपना, फिर हमें दया आती है बहुत जब आप ऐसा कुछ कर देते हो कि सर इसका 2 पाई है, तो मैंने कहा इसका क्या होगा बेटा, सर इसमें माइनस कर दीजिए, पाई हो गया। अगर इंटू होगा सर ये तो बहुत ईजी हो गया, 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताओ दया नहीं आएगी तो क्या होगा, इसलिए सीखिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, आप अपने मन से ना करो, पहले जो हम सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दो। कोई भी फंक्शन है, ये हमारा पीरियोडिक है, ये हमारा पीरियोडिक है, और भी हो सकते हैं, डॉट डॉट मतलब 2 से ज़्यादा के लिए भी ट्रू है, बीच में प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, इनटू के लिए नहीं है, इनटू के लिए गारंटी नहीं है, लेकिन प्लस और माइनस के लिए रूल है, इसीलिए ध्यान रखें प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो चाहे प्लस हो। इसका ये पीरियोडिक फंक्शन है, जब हमने t1 लिख दिया तो समझ लो इसका पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड t1 है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड t2 है। चलो एक और भी ऐड कर देते हैं, एक और भी फंक्शन है, इसका पीरियड क्या है, t3 है, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 तमाम सारे फंक्शन, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 3 नहीं होंगे, 3 ही तक होंगे। जैसे हमने डोमेन में बताया था 2 फंक्शन कोई ऐड होंगे, 3 होंगे, 4 नहीं होंगे, बस इतना रहने दो, लेकिन ये वैलिड है। इसका पीरियड निकालना है, हमारा फंक्शन जो है वो ये है, इन सब के ऐड सब्ट्रैक्ट करने से जो बन रहा है इसका ये हमें t निकालना है, हमें t1 t2 t3 गिवन होंगे। तो जानते हो बेटा इसको कैसे निकालेंगे, इससे पहले हम एक चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा सा आप एक काम करें, इसमें थोड़ा जगह छोड़ दें, इसमें आप जो है थोड़ा सा स्पेस रख दें, इसमें कम से कम 10 लाइन छोड़ दें हम, ठीक है, 10 लाइन गिन के छोड़ दो, 12 लाइन छोड़ दो, 12 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 लाइन छोड़ दो बस, मतलब ज़्यादा ही तुम कर देना, 2-3 लाइन और बढ़ा देना 15 लाइन तक, और आप उसमें हम बीच में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको समझाएंगे क्या होता है, ठीक है, 12 लाइन, क्योंकि उसी के बाद उस चीज़ को लिखना है ना, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ बताना है आपको, तो उसको लिखेंगे। इवन फंक्शन क्या होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मदद करेगा। इवन फंक्शन को नाम देते हैं समफलन। बहुत ध्यान से देखेंगे, इवन फंक्शन क्या होता है बेटा, इवन फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आपको ध्यान रखना है, समफलन हिंदी में कहते हैं। समफलन का मतलब ये है कि किसी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में, अभी यहां पे लिख देंगे डेफिनेशन, एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी भी फंक्शन में x की जगह अगर -x रख दिया जाए, t में दिया हुआ है तो t की जगह -t रख दिया जाए, वेरिएबल m के टर्म में दिया हुआ है तो m की जगह -m रख दिया जाए, किसी भी फंक्शन में x के स्थान पर -x रख दिया जाए, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर -x रख दोगे, अगर दोबारा से वही फंक्शन आ जाए, कोई चेंज ना हो, दोबारा से वही फंक्शन आ जाए, उसी को हम नाम देते हैं इवन फंक्शन, डिट्टो वही आ जाना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन जिसमें x की जगह -x रखें, जहां जहां x दिख रहा है -x रख दें और दोबारा से वही फंक्शन नजर आ जाए, उसी को हम नाम देंगे इवन फंक्शन। एक और देखेंगे, x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 10x, इसमें क्या करेंगे बेटा, x की जगह -x रखेंगे, x की जगह -x रखेंगे, x की जगह -x रखेंगे, अगर दोबारा से वही आ जा रहा है, दोबारा से वही आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। मतलब कोई फंक्शन है,
अगर हम उसमें x की जगह माइनस एक्स रख देते हैं, दोबारा से वही फंक्शन आ जाए। देखो ये डेफिनेशन है इवन फंक्शन, ये चीज़ होनी चाहिए, ये होल्ड होनी चाहिए। आप उस फंक्शन में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह माइनस एक्स पुट करेंगे और दोबारा से डिट्टो वही चीज़ आ जाए जो पहले थी, उसी को नाम दिया जाता है इवन फंक्शन या समफलन। आपको बता दें बेटा, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर इवन फंक्शन जो होता है यानी समफलन, बहुत लोगों को लगता है इवन नंबर। अरे जो इवन नंबर है वो अलग चीज है, 2 4 6 2 4 6 ये अलग है बेटा, नंबर नहीं, वो इवन फंक्शन बोलना है। फंक्शन एक्स के टर्म में किसी वेरिएबल के टर्म में लिखा है, अगर टी के टर्म में लिखा है टी की जगह माइनस टी पुट कर दो, अगर कोई चेंज ना हो दोबारा से वही चीज आ जाती है तो उसे इवन फंक्शन नाम दिया जाता है। ठीक है, ये है डेफिनेशन। अगर सर क्या हुआ सर क्वेश्चन ही अगर नेगेटिव में हो तो हाँ नहीं हम आपको समझा रहे, परेशान मतलब कभी कभी क्या होता है, ये क्यों लिख दिया मैंने, कभी कभी मान लो हमने कह दिया इफ एफ एक्स तो ये होगा, तो ये क्या है, मतलब ये दे दिया तो समझ जाओ क्या कहना चाह रहा है, इवन फंक्शन। अगर कभी कभी ऐसा लिखा होता है ना तो तुम्हें फंक्शन नहीं दिया लेकिन ये कह रहा है कि ये चीज़ होल्ड कर रही, तो ये केवल इवन फंक्शन, यानी वो कहना चाह रहा है कि फंक्शन हमारा इवन है। आगे देखेंगे ऑड फंक्शन, जो आप बता रहे हो बेटा अथर, वो इसमें हो जाएगा। और बाकी अगर ये दोनों नहीं हो रहा है तो फिर नाइदर ऑड नॉर इवन। क्या होता है देखो इधर, इसको मिटा देना मिटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। ऑड फंक्शन लिखेंगे विषम फलन। विषम फलन क्या होता है, जिस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रख दिया जाए, अगर दोबारा से वही चीज आ जाए, माइनस बाहर आ जाएगा, कोई चेंज ना हो, डिट्टो वही चीज आ जाए, समझ रहे हो, डिट्टो वही चीज आ जाए, कोई बदलाव ना हो, उसे क्या नाम देंगे, ऑड फंक्शन। मतलब हाँ अगर कोई बदलाव ना हो, सही कहा, अगर x की जगह माइनस एस रखेंगे और कोई चेंज ना हो, बिल्कुल वही चीज आ जाती है, तो उसे इवन फंक्शन। और अगर x की जगह माइनस रखे दोबारा से वही चीज आ जाए, केवल उसका साइन चेंज हो, तो उसे कहेंगे ऑड फंक्शन। तो तमाम सारे एग्जाम्पल हैं और ये डेफिनेट में भी प्रयोग होगा। अरे कभी कभी ऐसे ही सवाल आ जाता है, जी मेन में एक ऑप्शन और दिया हुआ है, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तो वो चेक करना पड़ेगा ना आपको, क्या करना पड़ेगा, x की जगह माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यहाँ पर कितना होगा, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब प्लस का 10 ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ माइनस एक्स क्यूब माइनस का 10x डिवाइडेड बाई कॉस x। तो माइनस कॉमन लोगे, एक्स क्यूब प्लस 10x डिवाइडेड बाई कॉस x। उस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, दोबारा से वही चीज प्राप्त हो रही है, केवल साइन बदल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब विषम फलन। क्या कहेंगे बेटा, विषम फलन। ये क्या हो गया, विषम फलन। यानी ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर उसमें x की जगह माइनस एक्स रख दिया जाए, डिनोमिनेटर से नीचे नहीं, आपने माइनस करा cos x। तो बेटा कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है ना। देखो इसमें क्या होगा, x की जगह माइनस रखने के बाद दोबारा से वही मिल रहा है, लेकिन उसका केवल साइन चेंज हो रहा है। बहुत लोग कह रहे साइन सर आप ये क्यों नहीं कह देते माइनस आ जाए, ऐसा नहीं बेटा। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, इसमें x की जगह माइनस एक्स रखो, दोबारा से वही चीज आ रही है, सॉरी माइनस, दोबारा से वही चीज आ रही है, लेकिन उसका साइन चेंज हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं दोबारा से वही चीज आ जाए, केवल उसके साइन में परिवर्तन हो, उसको हम नाम देंगे ऑड फंक्शन। क्यों बताएं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दें इसको। अब हम वापस आते हैं, जो हमने 12 लाइन छोड़ी हैं, 12-15 लाइन आपने जो छोड़ी हैं उसमें लिख लो
उसमें वापस आइए, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये इवन फंक्शन, देखिए इधर सुनिएगा, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कई सारे फंक्शन जब ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, सबसे बड़ा सवाल, एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, कई सारे फंक्शन ऐड हों सब्ट्रैक्ट हों, पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्रश्न उठता है क्या सर वो हमेशा ऑलवेज दो पीरियोडिक फंक्शन को ऐड करें, क्या वो हमेशा पीरियोडिक फंक्शन होता है? तो इसका उत्तर सुन लीजिएगा, हाँ, दो पीरियोडिक फंक्शन को, 10 पीरियोडिक फंक्शन को, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है उनको ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन। क्या होता है? एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। सर उसका पीरियड क्या होगा? अब हम कहेंगे चेंज नहीं होगा, तो क्या हो भाई, दो पीरियोडिक फंक्शन ऐड और उनके अलग अलग पीरियड, तो जो दोनों को ऐड करने पर पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है उसका पीरियड कैसे आएगा? क्या उन दोनों के पीरियड को ऐड करते हैं? नहीं। आपको क्या करना है, सुन लीजिएगा, जो नए पीरियड फंक्शन का पीरियड होगा वो आपको क्या करना है, दो तरीके हैं इसके। आप उन तीनों का एलसीएम ले लेना, किसका? जितने भी हैं, T1 T2 T3 चाहे जितने भी हों, उन सब का एलसीएम ले लेना, जो भी पीरियड है उनके, उनका, और एक बार एलसीएम लेने के बाद 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना उन्हीं तीनों का एलसीएम लेने के बाद। लेकिन ऐसा कब होगा? व्हेन f(x) इज एन इवन फंक्शन। फिर से समझो, ये थोड़ा बाउंस हो जाता है स्टेप। मेरा कहने का मतलब आप चेक किया करो। अगर अच्छा ये बताओ, इसको अगर इवन फंक्शन चेक करना है तो बेटा ध्यान रखना, तुम सारे में एक जगह माइनस एस मत रखो, तुम हर एक फंक्शन को चेक करो, ये इवन है कि नहीं है, ये इवन है कि नहीं है। सब, अगर ये फंक्शन को इवन होना है तो जितने भी आपस में ऐड हो रहे हैं उन सब का इवन होना आवश्यक है। इसलिए आप पूरे पर एक्स की जगह माइनस में रखो, आप हर एक को चेक करो, यार ये इवन है कि नहीं है। सर ये इवन नहीं है तो बिल रहने दो, फिर ऊपर वाला ही केस होगा। मतलब ये कंफ्यूजन है सर, कभी आप 1/2 मल्टीप्लाई, तो मैंने इसीलिए तो कहा पीरियड इससे निकलेगा। अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा है, अगर ये चीज नहीं है तब ये होगी। सर ऑड होगा इवन, अरे ऑड इवन से कोई मतलब नहीं, बस वो इवन होना चाहिए। एफ(x) इवन तभी होगा जब ये जितने भी ऐड हो रहे सब्ट्रैक्ट हो रहे ये सब इवन होने चाहिए। अगर इनमें कोई भी एक इवन नहीं है तो फिर ये रूल 1/2 नहीं मल्टीप्लाई करना। बाकी अगर ये फंक्शन ऐड जो हो रहे हैं अगर ये इवन होंगे तो बेटा हमेशा याद रखना 1/2 का मल्टीप्लाई करना। सर एलसीएम लेना तो बहुत आसान है, हमें सर बहुत ईजी लगता है। बेटा फ्रैक्शन का एलसीएम इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता, ये रूल पढ़ लेना। जैसे हमने लिखा एलसीएम ऑफ a/b c/d और e/f, तो क्या होगा? एलसीएम ऑफ a, c, e डिवाइड में एचसीएफ ऑफ b, d, f, ये होता है बेटा। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम जो अंश में लिखे हैं और जो हर में लिखे हैं उनका एचसीएफ, ये होता है फ्रैक्शन का एलसीएम। ये नहीं बहुत हलवा है। ये बताइए 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6, और 3 और 1 का एचसीएफ कितना होगा? 1। क्या होगा एचसीएफ? 1। 6 और 1 का एचसीएफ, सर इसमें सर कॉमा सर अलग अलग करके निकालेंगे। हाँ अलग अलग एचसीएफ निकालना, ये ऊपर वालों का नीचे वालों का एचसीएफ, ऊपर वालों का एलसीएफ। सर इसमें सर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना, कॉमा कॉमा, अच्छा अलग अलग सबका एचसीएफ लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। एलसीएम ऑफ ए, एलसीएम ऑफ सी। हाँ मतलब नहीं, एलसीएम इन तीनों नंबर का एलसीएम जो है उसको लिखना है न्यूमरेटर में, और तीनों नंबर का एचसीएफ जो होगा वो डिनोमिनेटर में लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो न्यूमरेटर में लिखे गए हैं नंबर, न्यूमरेटर में उनका एलसीएम और डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं उनका एचसीएफ लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस फंक्शन का बेटा पीरियड हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई कब करना है ये प्रश्न सुन लो। इसका उत्तर क्या है? जब जो फंक्शन ऐड हो रहे हैं वो जब सब इवन होंगे तो आप एलसीएम लेने के बाद एक 1/2 मल्टीप्लाई कर। अगर वो इवन नहीं है, कोई भी एक पता चल गया इवन नहीं है, तो 1/2 मल्टीप्लाई मत करो। सर ऑड होगा, ऑड से मतलब नहीं, तुम्हें इवन देखना इवन है कि नहीं है। इवन नहीं आ रहा, ऑड आ रहा तो भी, या नहीं है इवन तो भी। और पहली बात आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एलसीएम लेना कैसे सीखते हैं, जरा आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा, इसको मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको जरा जवाब दीजिए। हमने कहा
कि फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू tan 3x प्लस का sin x। इसका पीरियड बताओ क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा इसका पीरियड। इस फंक्शन का पीरियड बताना है, जल्दी से बताइए इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा। एक काम करेंगे, ऐसी चेक करो ऑड है कि इवन है, ये बताओ। इवन नहीं है, इवन इसको होना है तो जितने भी ऐड हो रहे सबको अलग अलग इवन होना पड़ेगा। इवन वन चेक कर लो पहले, नहीं है तो इसका मतलब ये वाला केस खत्म, तो एलसीएम ले लो, वही आंसर आ जाएगा। तो इसका पीरियड क्या होगा पहले बताओ। इसका पीरियड निकालना है ना टी, तो टी क्या होगा, एलसीएम ऑफ, इसका पीरियड कितना है पाई बाई 3 और इसका पीरियड 2 पाई, इसके डिवाइड में, तो ये क्या होगा एलसीएम ऑफ पाई कॉमा 2 पाई, और इधर कितना होगा एचसीएफ ऑफ 3,1। तो ये ऊपर एलसीएम कितना होगा 2 पाई, नीचे एचसीएफ कितना होगा 1, तो फाइनल आंसर कितना होगा 2 पाई। ये ऑप्शन टिक लगा देना। आया समझ में, तो ये ध्यान रखना। और बेटा एक बात ध्यान रखना, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है। क्या होता है मॉडुलस। जैसे अगर ये ऑड था, अगर मान लो हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इसका पीरियड कितना होता है मॉड वाले का पाई बाई 3, और इसका पीरियड, इसका तो पाई होता है ना, और 1/2 का, क्योंकि ये भी इवन ये भी इवन। मॉडुलस फंक्शन इवन फंक्शन होता है भाई, मॉडुलस फंक्शन इवन फंक्शन। तो अब कितना होगा, इसके बाद कितना होगा बताओ, 1/2 का मल्टीप्लाई, 1/2 एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई एचसीएफ ऑफ 3,1 पाई और डिवाइड में 1, यानी पाई बाई 2। पाई कहाँ से आएगा पाई बाई 2। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसका बताओ, इसका बताइए कितना होगा। क्या होगा बेटा, इसका पीरियड कितना होगा, एट पाई, और इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई 4, और ये 10 पाई। डिवाइड में तो 1 है ही, तो ये एक्स का माइनस गड़बड़ हो रहा है, वो तो इवन है, ये वाला डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो इसलिए 1/2 का मल्टीप्लाई, तो एलसीएम लो इन दोनों का, 8 पाई कॉमा 10 पाई, तो फ्रैक्शन है ही नहीं, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई। वो तो तब करेंगे ना, नीचे वालों का एचसीएफ तब लोगे जब फ्रैक्शन होगी, तो ये फ्रैक्शन है 1, तो हर किसी का डिवाइड में होता है फ्रैक्शन, तो इनका एलसीएम कितना होगा, अरे 10 8 ये तो का पीरियड है 40, हाँ जो मिनिमम हो सकता है 40, उससे भी कम हो रहा है भाई। 10 और 8 का एलसीएम निकालना है,
पाई तो दोनों में। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, देखो इधर, जैसे 4 3 6 इसका एलसीएम निकालना है, तो आप लोग क्या करते हो कि भाग देते हो 2 का। आप एक काम किया करो, सबसे बड़ा नंबर देखा करो कौन है, 6। अब 6 की टेबल आप पढ़ेंगे, पहले देखेंगे 6 क्या दोनों नंबर काट दे रहा है, दोनों नंबर क्या 6 को, अगर 6 के डिवाइड में दोनों नंबर को लिखेंगे, कौन सा नंबर नहीं काट पा रहा पूरा 4। तो इसकी टेंशन मत लो। अब इस 6 को आगे बढ़ाओ, मल्टीप्लाई करो, यानी जैसे पहाड़े पढ़ते हो टेबल, 6 के बाद कौन आएगा, 6 2 जा। अब जो नया 12 नंबर बना है, क्या ये इसको डिवाइड कर पा रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, 12 से। मान लो ये 5 है, तो 6 2 जा 12, नहीं 3 तो डिवाइड कर रहा है, 5 नहीं कर रहा। फिर आगे बढ़ते जाओ, 18, 6 को 24, 6 5 30। जैसे ही ये वाला डिवाइड कर देगा तो 30 ही इसका एलसीएम है। वैसे 10 और 8 है, 10 है, 10 को डिवाइड कर पा रहा है 8, 10 दूनी 20, 30 40। अब डिवाइड करें तो 40 ही आंसर। तो इसका एलसीएम हो गया 40 पाई। तो इसका पीरियड कितना होगा, 40 पाई। अब आया समझ, पीरियोडिक फंक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनको ध्यान रखिएगा। पीरियोडिक फंक्शन बहुत ही आसान होता है। पीरियोडिक फंक्शन में बस कॉन्सेप्ट याद रखना है आप बच्चों को। जो पॉइंट्स बताए गए हैं, साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, कॉसेक की पावर nx, सेक की पावर nx, इसका पीरियड डिपेंड करता है n पर। अगर हमारा n ऑड है या फ्रैक्शन है तो पीरियड हमारा 2 पाई होगा, और अगर हमारा n इवन होगा तो पीरियड पाई होगा। और उसके बाद मॉड अगर इनमें लगा दें सब में, 10 की पावर n कुछ भी हो, कॉट की पावर ऑड इवन हो, कुछ भी हो फ्रैक्शन, उसका पीरियड हमेशा पाई होना है। मॉड लगा दो तब भी पाई होना है, ठीक है ना बेटा। और किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में किसी भी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, ऐड किया जाए, तब भी वो पीरियोडिक फंक्शन रहेगा, उसका पीरियड नहीं चेंज होगा, ठीक है ना बेटा। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी बातें बताई गई हैं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताओ। कितना आ रहा? देखिए इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई उसका 1, एलसीएम ऑफ 2 पाई 1 और एलसीएम एचसीएफ ऑफ इधर कितना होगा, गलत है, ये वाला आंसर होगा। क्यों हो गया, क्यों गड़बड़ हो गया, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? ध्यान देना, जो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, सुन लीजिएगा, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन होगा उसका पीरियड मैंने आपको बता दिया ना। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड तो ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है? आपने लॉगिन किया है क्या? 1 मिनट रुकिए।
चलिए बेटा, तो ये आ गई ना बात समझ में। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखेगा, एलसीएम रेशनल इरेशनल का पॉसिबल, एलसीएम सुन लीजिएगा, एलसीएम रेशनल और इरेशनल का पॉसिबल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एलसीएम रेशनल और इरेशनल का पॉसिबल नहीं है। इसका पीरियड 2π/3 है और इसका पीरियड आपका 1 है, तो ये ध्यान रखना, ये आपका इरेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर है, तो ये आप याद रखिएगा। मैथमेटिक्स में एलसीएम इरेशनल और रेशनल का पॉसिबल नहीं है, जिसलिए ये फंक्शन हमारा पीरियोडिक नहीं होगा। जब संभव ही नहीं है एलसीएम, तो पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा बेटा आपको मालूम है, पाई के टर्म में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल किसी भी फंक्शन का पीरियड अगर ऐसा हो जाए, जैसे देखो sin πx, तो इसका पीरियड क्या होगा भाई 2π/π, तो क्या होगा रेशनल नंबर हो गया। कोई दूसरा ऐसा फंक्शन जिसका इरेशनल है, तो ये बात आपको ध्यान रखना, दो इरेशनल और रेशनल फंक्शन अगर ऐड होते हैं तो वो आपका, जिनका एक का पीरियड रेशनल है, दूसरे का पीरियड इरेशनल है, तो वो क्या होगा, पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए यहाँ पर इतना ही रखेंगे। और हमने बताया था आपको एक डोमेन का टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, वो तैयार है, लेकिन अभी कुछ बच्चों की फिजिक्स की क्लास है, केमिस्ट्री क्लास है, तो वो हम नाइट में लेंगे 9 बजे, उसमें तैयार रहना, PDF आएगी आपके।